हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम अपने नए वीडियोस के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेक्चर, लेसन 1 वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। तो आज शुरू करते हैं आज की टॉपिक। शुरू करते हैं लेसन 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक है हमारा आवेश। क्या होता है आवेश? चार्ज। आवेश क्या है? पूरे यूनिवर्स में बात करें, पूरे यूनिवर्स की, या फिर हम बात करें अपने आसपास की चीजों में, पूरे यूनिवर्स में या हमारे आसपास ऐसी कोई सी चीज नहीं होगी जिनमें आवेश विद्यमान ना हो। हमारे आसपास की सभी चीज़ों में आवेश विद्यमान है, चाहे वो कुर्सी हो, कोई टेबल हो, कोई लोहे का डब्बा हो, या कोई स्टील का टुकड़ा हो, यहाँ तक कि ये मार्कर, इस मार्कर में भी क्या होगा? आवेश होगा। आसपास की सारी चीज़ों में आवेश होता है। और यहाँ तक कि अगर जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है उसमें भी आवेश ही प्रवाहित होकर आता है। वो चीज़ एक अलग है कि हम मार्कर को छूने से करंट नहीं लगता और विद्युत धारा को छूने से करंट लगता है, वहाँ वो चीज़ एक अलग है। इलेक्ट्रिसिटी की हम करेंगे अगले चैप्टर्स में। इलेक्ट्रिसिटी में किस टाइप का आवेश, वहाँ आवेश का क्या रोल है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बेसिक आवेश। तो आवेश आखिर है क्या? तो हमने बात करा कि आवेश होता सभी चीज़ों में है। कैसे है, कहाँ है वो आवेश? देखो, आपको एक चीज़ पता है कि जो सारी चीज़ें हैं, पूरी यूनिवर्स की कोई भी चीज़ होती है वो किसी ना किसी एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। अगर हम किसी एटम की बात करें तो किसी एटम में जो एक एटम होगा वो किससे मिलकर बना होता है? कोई भी एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें कि किसी परमाणु के मध्य भाग में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और उसके आसपास की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कोई कक्षाओं का मैंने कोई बेसिक नहीं कराया है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए कितने ना भर दिए, इसका कोई, हम तो एक बेसिक जनरली बात कर रहे हैं कि आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। बीच में नाभिक में हमें पता है कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में अर्थात नाभिक में रहता है, और उसका समस्त ऋणावेश उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो कण हैं वो क्या है? एक आवेशित कण ही तो है। अर्थात ये जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। लेकिन कैसा होता है ये? ऋण आवेश। और एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पे कितना होता है? एक प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आंशिक रूप से आवेश की जो परिमाण है वो बराबर है, लेकिन इनकी प्रकृति जो है वो कैसी है? अलग अलग है। एक इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो आवेशित कण है, अर्थात आवेश इनमें विद्यमान है, आवेश है इन पे। और हमें एक चीज पता है कि सारे यूनिवर्स जो है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। इसका मतलब पूरा यूनिवर्स ही किससे मिलकर बना है? आवेश से मिलकर बना है। तो इस आसपास के, अगर हम किसी आवेशित वस्तु को अगर छूते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि हाँ, कुछ हमने करंट जैसी कोई चीज़ छू ली है। लेकिन अगर इस मार्कर को छूते हैं तो हमें ना कोई करंट लगेगा ना कुछ। तो फिर आवेश कहाँ है? फिर इनमें हमने भी बताया कि आवेश होता है। आवेश इनमें किस जगह होता है? देखो, अगर हम किसी नेचुरल एटम की बात करें, कोई भी एटम अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है
तब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स की संख्या में बराबर होते हैं। अर्थात मान लिया आपके पास अगर लिथियम का एटम है, लिथियम होता है 37 Li37, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को दर्शाता है, और किसी तत्व में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अर्थात लिथियम के नाभिक में यदि 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें 3 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। हमने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम का ऋणावेश है और एक प्रोटॉन पर इतना ही धनावेश है। यदि किसी तरीके से इतना ही धनावेश और इतना ही ऋणावेश को आपस में मिला दिया जाए तो आपको पता है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को निरस्त करके आपस में क्या बना लेंगे, उदासीन, अर्थात शून्य आवेश हो जाएगा। और अगर किसी तत्व में 3 इकाई का धनावेश होगा और 3 इकाई का ही ऋणावेश होगा तब भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और पूर्ण रूप से एक दूसरे को क्या बना लेंगे, उदासीन। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में किसी तत्व में जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश। अगर हम पूरे एटम की बात करें तो पूरे एटम पे कितना आवेश हुआ, 0। तो वही बात होगी इस पे भी कि इस मार्कर में जितने भी एटम्स होंगे उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इस वजह से इस पे पूरी मार्कर या पूरे एटम पे जब हम आवेश देखेंगे तो वो कितना होगा, 0। अर्थात ये विद्युतीय रूप से कैसी है, उदासीन है और ना इससे छूने से ना हमें कोई आवेश का अनुभव होता है और ना ही कोई महसूस करते हैं। अब आवेश आता कहां से है, जब इस पे कोई आवेश नहीं है, ना हम कोई महसूस कर रहे, तो हम आवेश महसूस कहां करते हैं फिर, और आवेश आता कहां से है। तो आवेश कहां से आता है, देखो तो आवेश जो आता है वो किन्हीं 2 वस्तुओं के या 2 एटम्स के एक दूसरे से रगड़ने से आ सकता है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई 2 एटम्स हैं, इसमें आसपास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बीच में क्या रहेगा, प्रोटॉन्स, जिसे हम बीच में नाभिक बोलते हैं, और बीच में क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन्स। आसपास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, एग्जैक्टली जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कक्षाओं में हम उतने नहीं भर रहे हैं, जो जितने हमें लेने हैं थोड़े बहुत बस अपने समझने के लिए वही ले लिए हैं हमने। मान लिया हमारे पास ये कोई 2 एटम्स हैं, किसी भी तत्व के हो सकते हैं, हमने कोई एक्चुअली में कोई तत्व नहीं लिया है यहाँ पे। मान लिया प्रारंभिक अवस्था में इसमें 10 प्रोटॉन है। जब इसमें 10 प्रोटॉन है तो इसमें 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि किसी भी तत्व में प्रारंभिक अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स विद्युतीय रूप से बिल्कुल उदासीन होते हैं, अर्थात इनको कोई आवेश नहीं होता। तो आवेश की बात करते समय हम इनकी बात नहीं करते, केवल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं। मान लिया इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, तो जब 12 प्रोटॉन्स हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब हमने क्या करा, मान लिया थोड़ा इमेजिनेशन करो तो आपके पास 2 एटम्स आपके हाथ में है। मान लिया कोई 2 गेंद जैसी कोई एटम है, गोल टाइप की, आपस में उन दोनों को अगर आप रगड़ते हैं, जब उनको आप रगड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बाहरी कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरी एटम में ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से इस एटम पर चले गए, तब क्या होगा, अब देखना जरा, इस एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, इस पे प्रोटॉन, और हमेशा ध्यान रखो एक चीज, कभी भी जो स्थानांतरण में भाग लेते हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ही लेते हैं, कभी प्रोटॉन भाग नहीं लेते। प्रोटॉन्स हमेशा नाभिक में रहते हैं, जब नाभिक में रहेंगे तो अर्थात वो तो कभी भाग लेंगे ही नहीं। तो स्थानांतरण में जो भाग लेते हैं किसी वस्तु के आवेश के लिए जो उत्तरदायी होता है वो केवल और केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन।
तो अगर हम मान लिया इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं वो उतने ही रहेंगे, उन पे कोई असर नहीं आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएं तो उसमें कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इस पे अब अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स थे 12, तो 12 के 12 ही रहेंगे। और इसमें अगर प्रोटॉन्स पहले थे 12 और 2 और आ गए तो कितने हो गए? इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखना इसमें, देखो प्रारंभिक अवस्था में इनमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, तो इन्होंने एक दूसरे को निरस्त किया और अपने आप को उदासीन बनाए रखा। लेकिन अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से संयोग नहीं, अर्थात 8 को ही बराबर रख सकते हैं अपने। तो यहाँ पे जो होंगे वो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ देखना जरा, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हैं और 12 प्रोटॉन हैं, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, इसमें 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। अब देखो आगे आवेश इन दोनों में, यही हम इसी के बारे में बात कर रहे थे ना कि आवेश आता कहाँ से। तो देखो दोनों भी एटम्स में आवेश आ गया। इसमें तो आ गया 2 इकाई का, देखो इसमें प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं और प्रोटॉन्स पे कैसा आवेश होता है? धनावेश। अभी हमने बात करी थी, प्रोटॉन्स पे जब धनावेश होता है और 2 प्रोटॉन्स पे आवेश है तो इसमें 2 इकाई का क्या आ जाएगा? धनावेश। और इसमें अगर इस एटम की बात करें, हम इस एटम की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और इलेक्ट्रॉन को होता है ऋणावेश, तो इसमें हो जाएगा 2 इकाई का ऋणावेश। ये वस्तु हो गई धनावेश और ये वस्तु कैसी हो गई? ऋणावेश। अर्थात अब दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो गई, दोनों ही वस्तुओं पर आवेश हो गया, एक पे धनावेश हो गया, एक पर ऋणावेश हो गया। इस तरीके से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। अब आवेशन की प्रक्रिया आपने देखी है कभी, या आपने कभी महसूस की है? बहुत करी है आप लोगों ने। आए दिन हम दैनिक जीवन में आवेश की प्रक्रिया को देखते हैं। आपने देखा है कभी जब छोटे पे, या फिर कभी आपने करा हो या देखा हो, कुछ बच्चे किसी प्लास्टिक के पैमाने को ले लिया और उसको सर से रगड़कर किसी छोटे से कागज के टुकड़ों को की तरफ लेके जाते हैं, तो छोटे से कागज के टुकड़े जो होते हैं वो उस पैमाने की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगर आप लेके जाते हैं पैमाने को तो हाथ पे से उठ के तुरंत अपने आप ही कहाँ जाएंगे? वो पैमाने की तरफ चले जाएंगे, अर्थात पैमाने की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो वो आकर्षण क्या कैसे आया? वो रगड़ने की प्रक्रिया थी, वहां पे भी क्या था? आवेश ही था। कोई जादू कहीं ना रखा कि जादू से उठ के आ गए। जादू तो इस दुनिया में कहीं ना है, सब जो भी कुछ है वो सब साइंस है। और भी जगह देखो, आपने देखा है कई जगह आवेश की, हम जैसे आप लोग देखते हो ठंड के समय पे जब हम अपने ऊनी वस्त्र जब उतारते हैं या ऊनी वस्त्रों को ज़्यादा समय तक जब हम पहने रखते हैं तो वो हमारे शरीर से घिसने के कारण एक दूसरे से, जैसे हमने बताया था एक एटम दूसरे एटम से रगड़ता है, उसी तरीके से जब वो आपस में रगड़ते हैं और जब हम उनको उतारते हैं या वो थोड़े हिलते हैं तो उनके एटम्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ने या निगलने के बाद एक दूसरे से आवाज़ें सी आती हैं। महसूस किया होगा ये ज़्यादातर लोगों ने, ये तो ज़्यादातर लोगों ने महसूस किया होगा कि ठंड के समय पे ऊनी वस्त्रों में ऐसी घटना देखने को मिलती है। हल्के हल्के छोटे छोटे स्पार्कल होते हैं, आवाज़ें सी आती हैं थोड़ी थोड़ी। वहाँ भी यही प्रक्रिया होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक कपड़े से निकलकर दूसरे कपड़े में चले जाते हैं और उसमें क्या होता है? किसी एक कपड़ा कैसा हो जाता है? धनावेशित, दूसरा कपड़ा हो जाता है ऋणावेशित। अर्थात दोनों ही कैसे हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे जब दोनों वापस मिलेंगे, या फिर उनमें कुछ ना कुछ ऐसा स्पार्कल होगा जिसकी वजह से हमें छोटी छोटे आवाज सुनाई देती है। अब वहां पे भी देखो, जो अभी पैमाने वाले बताया था आपको, पैमाने वाले में देखो क्या होता है। वहां पे होता क्या है? वहां पे भी जब हम बालों से अपने जब पैमाने को रगड़ते हैं, बालों से रगड़ने पर पैमाने में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो पैमाने में भी कुछ आवेश आ जाएगा और कुछ आवेश कहाँ चला जाएगा? बालों पे। दोनों पे आवेश आएगा और वही आवेशित पैमाने को जब हम किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर लेके जाते हैं तो आवेश उस
छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि अगर हम आवेश को डिफाइन करें तो आवेश की डेफिनेशन है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अथवा दूसरी डेफिनेशन इसकी अगर हम बोलें तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युतमय हो जाती है। विद्युतमय का मतलब अर्थात उसमें विद्युत के गुण आ जाते हैं थोड़े बहुत। विद्युत के गुण हमने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की क्या है, आवेश ही प्रवाहित होता है, तो विद्युत के गुण आ जाते हैं। या वो हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जो कि आपने पैमाने वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो आवेश, तो अगर हम अब मूल आवेश की बात करें कि आखिर आवेश होता क्या है, ये हमने देख लिया। तो आवेश होता कितना है, किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो वो कितना होगा, अगर हम उसकी बात करें तो देखें, अगर हम जैसे मानो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, वो भी कैसा, ऋण आवेश। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, लेकिन इस पे कैसा था, धन आवेश। और एक न्यूट्रॉन पे हमने बता ही दिया आपको, न्यूट्रॉन की अगर आवेश की बात करें, शून्य आवेश होता है, अर्थात उदासीन होता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन पर या किसी एक प्रोटॉन पर ये जो आवेश है, इस प्रकृति का सबसे छोटा आवेश है। इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो आवेश है, वो इस प्रकृति का अभी तक ज्ञात सबसे छोटा आवेश है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से अभी इससे छोटा आवेश संभव नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसको बोलना ज्यादा सही नहीं होगा कि उतना होगा। वो जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण। ऐसा माना गया है कि एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। तो एक क्वार्क्स नाम का पार्टिकल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश पाया जाता है, लेकिन हम उसको अभी रीडिंग में नहीं लेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे अगर किसी चीज की, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अर्थात एक किसी वस्तु पर यदि कोई सबसे छोटा आवेश हो सकता है तो वो कितना हो सकता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, या फिर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम धनावेश या फिर ऋणावेश, या फिर उस पर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। अब ये जो आवेश है किसी वस्तु पर, ये क्या है, हमारा मूल आवेश है, क्योंकि मूल अर्थात इससे तो छोटा आवेश पॉसिबल नहीं है अभी तक। तो इसी वजह से इसी आवेश को हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश। अर्थात मूल आवेश क्या होगा, मूल आवेश किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के आंकिक मान को मूल आवेश कहा जाता है। इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ई, इस चीज का कंफ्यूजन कभी मत करना। एक चीज स्मॉल ई होता है और कुछ जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल और ये होगा मूल आवेश का सिंबल। और यदि ई के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है, और केवल ई जो होता है वो एलिमेंट्री चार्ज होता है, अर्थात मूल आवेश होता है। मूल आवेश को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। मूल आवेश में अब अगर हम बात करें कि अगर आवेश है तो मूल आवेश है, तो अगर आवेश का एक्चुअली में सूत्र क्या है, तो आवेश का जो सूत्र होगा वो हमारे पास क्या होता है, Q बराबर IT। एक तो इसका बेसिक फॉर्मूला है Q बराबर IT, जहां पे I क्या होती है, वैद्युत धारा, और T क्या होता है यहाँ पे, समय। अगर यहां से हम इसकी
मात्रक निकालें इसका, Q यहाँ पे हमारा चार्ज है। अगर यहाँ पे हम इसका मात्रक निकालें, देखो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ें, विशेष ध्यान रखना, कोई भी आप अगर फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ें तो उसकी आप 2-3 बातें विशेष तरीके से याद रखें। आपको उसका मात्रक याद होना चाहिए, जो कि आपने कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। कक्षा 11 में आपने चैप्टर पढ़ा था, पहला दूसरा चैप्टर था मात्रक, विमीय सूत्र, और आपको ये पता होना चाहिए कम से कम वो राशि सदिश है या अदिश है। तो इसका देखो मात्रक क्या बनेगा, अगर आप यहाँ से इन दोनों को आई, आपने मूल राशि पढ़ी थी कक्षा 11 में, उसी में से है ये आई विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टी समय है, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका एक मात्रक बन जाएगा एम्पियर सेकंड, या फिर इसका जो एसआई मात्रक होता है वो इसका मात्रक होता है कूलाम। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से इसका मात्रक बना ये। अगर हम इसकी विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र आपको ध्यान होगा, आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं। कक्षा 12 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने कक्षा 11 में विमीय सूत्र पढ़ के आए हैं। देखो एम्पियर का होता है ए और सेकंड का होता है टी। तो अगर आवेश की विमीय सूत्र के आगे से हम बात करेंगे तो हम सीधा क्या लगाएंगे, एटी। और अगर हम राशि की बात करें, तो ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इतनी देर में मैंने जितनी भी टाइम आवेश को समझाया कहीं भी दिशा की बात नहीं आई। जब दिशा की कोई बात ही नहीं है तो ये कैसी राशि होगी, अदिश। अदिश राशि होने की वजह से इसको हम सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं, सीधे तौर पर घटा सकते हैं, जैसे बीजगणित की संख्याओं को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। तो आवेश में इतना हो गया। अब अगर हम आवेश की प्रकृति की बात करें तो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, और आवेश दूसरा ऋणावेश। आवेश का एक मात्रक और भी होता है, उसके बारे में देख लो पहले। आवेश का एक मात्रक होता है सीजीएस पद्धति। पढ़ी आपने कक्षा 11 में, शायद कक्षा 9 में भी पढ़ी होगी अगर ध्यान हो आपको तो। कक्षा 9 और कक्षा 11 में आपको ध्यान होगा सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो है स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो है स्टेट कूलाम। शॉर्ट में इसको हम लिख देते हैं एससी, यानी एक स्टेट कूलाम, एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। आपको ध्यान होगा, यदि आपको सीजीएस की ध्यान है तो आपको पता होगा कि सीजीएस पद्धति के जो मात्रक होते थे वो कुछ छोटे होते हैं, अर्थात ये जो बड़े मात्रक हैं, और सीजीएस पद्धति की ये छोटे मात्रक हैं, स्टेट कूलाम। और एक बात बता दूं यहाँ पर आपको, यहाँ तक मैंने जो कुछ समझाया आपको वो हाथ के हाथ मिटाता जा रहा हूँ मैं, तो आप परेशान ना होना। जितना आप नोट कर रहे हो नोट कर लेना, ना करने की हो, जो चीज़ समझ में ना आए कोई ज़रूरत नहीं है नोट करने की। आपको सारा स्टडी मटेरियल वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से उसको नोट करें, अपनी कॉपी बनाएं। कॉपी बनाने के बाद उसको अच्छे से घर बैठ के रिवाइज करें। जैसे आप अपनी स्कूल की नोटबुक बनाते हैं वैसे ही आप हमसे एक निरंतर की तरह जुड़े रहें। हम आपको पर डे के हिसाब से प्रतिदिन वीडियो दी जाएंगी आपको यहाँ पर, जैसे आप लोग घर बैठ के तैयारी अच्छे से कर सकें। तो हम थे स्टेट कूलाम पे। हाँ, तो स्टेट कूलाम एक, इसका एक मात्रक और भी बताऊं, देखो आपको एक मात्रक होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका क्या मात्रक होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो कि होता है 10 कूलाम्स के बराबर। यानी इसका एक बड़ा मात्रक भी है, कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। उनमें छोटा ये वाला हो गया स्टेट कूलाम, और ईएमयू की बात करें तो एक बड़ा मात्रक हो गया। इसका मात्रक कितना हो गया, बात कर रहे थे इसके आवेश के प्रकार की। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। आवेश के नाम, आवेश का जो नामकरण किया था, आवेश के नामकरण करने वाले जो पंडित जी का नाम था वो था, पंडित जी नहीं मतलब एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही हमें बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं।
धनावेश और ऋणावेश। अगर हम बात करें, एक चीज और हम बात करें, अपने तीसरे टॉपिक पर आए हैं हम, परमाणुकता। परमाणुकता देखो क्या चीज होती है। आवेश का दूसरा सूत्र क्या होता है बेसिक, और परमाणुकता क्या होती है। ये सारा आपको लास्ट में मिल जाएगा वीडियो में, आप परेशान ना हो, जितना आपको नोट करना है वो करें, और लास्ट में आपको सीधे तौर पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप परेशान ना होना। परमाणुकता क्या चीज होती है, या इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, या फिर इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, जैसे अभी आपको बताया कि यदि कोई दो एटम है, आपके पास यदि कोई दो एटम है और एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो रहा है। मान लिया यहाँ पर क्या है, आपके बीच में प्रोटॉन्स होंगे, इसमें भी बीच में प्रोटॉन्स होंगे, इसमें क्या होगा फिर आगे न्यूट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसमें। परमाणुकता की बात करें, अब हमने एक चीज तो हमने देख लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो होंगे किस हिसाब से, मान लिया यहाँ से इस एटम से दूसरे एटम पर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो आपको पता है कि इसमें प्रारंभ में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे हों उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, और जितने भी इसमें प्रोटॉन रहे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी। यदि किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर एक इकाई का क्या आ जाता है, धनावेश। यानी इस पे एक इकाई का 1e का एलिमेंट्री चार्ज, 1e का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बढ़ जाएगा, तो एक इकाई का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऋणावेश। अगर मान लिया इस पे दो इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे 2 इकाई का धनावेश आएगा इस वाले एटम पे, और यहाँ पे 2 इकाई का ऋणावेश आएगा। मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे 3 इकाई का धनावेश, इस पे 3 इकाई का ऋणावेश। अब अगर हम ऐसे बात करें, क्या आप बता सकते हैं क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है कभी, बताओ कभी क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि यदि स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन्स का होता है, देखो हमने आपको बताया था अभी तक क्या, देखो पहले तो ये माना जाता था कि पूरा यूनिवर्स जो है कणों से मिलकर बना है, उन कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता। मान लिया चलो विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में ये पता चला कि इनको विभाजित किया जा सकता है, और उनको विभाजित करके हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये माना जाता था, फिर माने जाने आने लगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की समय पे हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन को भी इससे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, इसलिए हम बोलते हैं क्वार्क्स। अभी आपको बताया था, लेकिन ये स्थानांतरण में भाग नहीं लेते। स्थानांतरण में भाग लेते समय केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। एक इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होगा कभी भी, आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। यदि 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हो सकते हैं, 5, 6 अप टू डैश जितने भी होंगे वो एक पूर्ण गुणज, अर्थात परमाणुता की अगर हम बात करें, किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश के बराबर या इसका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना भी होगा। मान लिया इस पे अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, सपोज n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो n इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, देखो इस पे n ही चार्ज आ जाएगा,
और इस पे नेगेटिव एनी चार्ज आएगा, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश का जो मान हो सकता है वो Q बराबर क्या हो सकता है, एनी। Q बराबर एनी, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश का मान हो सकता है वो Q बराबर एनी हो सकता है। यानी किसी भी वस्तु पर अगर चार्ज होगा तो वो एनी, जहां एन क्या होगा, कोई भी नंबर 1 2 3 4 अप टू डैश कोई भी। अभी जो आपको हमने एक सूत्र बताया था Q बराबर आई टी, तो एक्चुअली में आवेश का सूत्र कौन सा है, आवेश का जो सूत्र है वो Q बराबर एनी होता है एक्चुअली में। लेकिन Q बराबर आई टी जो है वो विद्युत धारा की परिभाषा से लिया गया है। विद्युत धारा में जब हम पढ़ते हैं तो I बराबर Q अपॉन टी पढ़ते हैं, तो वहां से हम इसका आवेश का मात्रक निकालने में सहायता हो जाती है। एक्चुअली में इसका जो मात्रक है वो Q बराबर, फॉर्मूला जो है आवेश का वो Q बराबर एनी, जहां n जो होगा वो 1 2 3 4 में से कुछ हो सकता है, और E क्या होगा यहाँ पे, मूल आवेश, जिसका मान होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जैसे हम देखो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, देखो इसके अगर हम न्यूमेरिकल की, तो देखो परमाणुकता में हमने सीखा क्या कि किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश के बराबर या इसका पूर्ण गुणज हो सकता है। Q बराबर एनी का फॉर्मूला हमने देखा कैसे आया। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, एक न्यूमेरिकल देख लिया इसका। देखो प्रश्न संख्या 1, लिथियम Li37 के नाभिक में कितना व कैसा आवेश होता है। अगर हमने आपको बताया लिथियम की अगर हम बात करें Li37 की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की, हम तो इसमें इसके नाभिक में पूछा है आपसे पहले, तो नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन्स की संख्या 3 होगी इसमें, जिसको हम बोलेंगे n हो जाएगा ये हमारा। मूल आवेश E का मान आप जानते ही हैं 1.6 × 10⁻⁻के 19 कूलम। फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, Q बराबर n। Q बराबर n का मान कितना है 3 और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻के 19। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 × 48 यानी 4.8 × 10⁻⁻के 19 कूलम। अर्थात लिथियम के नाभिक में 4.8 × 10⁻⁻के 19 कूलम आवेश उपस्थित होगा। इसी तरीके का एक और न्यूमेरिकल आपको स्टडी मटेरियल में दिया गया है, उसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आप कमेंट में देंगे हमें। अगर हम बात करें आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था कक्षा 11 में ऊर्जा संरक्षण का नियम, सेम होता है बिल्कुल, कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट। सेम अगर हम बात करें कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं आवेश संरक्षण का नियम। देखो जैसे आपने बोला कहीं अगर आवेश है, ये न्यूमेरिकल एक आपको दिया गया है, उसे जरूर करना आप लोग। जैसे आपने देखा था कि किसी, हमने बोला किसी वस्तु पर ना आवेश उत्पन्न होता है ना नष्ट। अभी हमने बताया था कि इस पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं तो इस पे 1 इकाई का धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो वो उत्पन्न कैसे हो रहा है, देखो उत्पन्न नहीं होता है, कहीं भी कोई आवेश उत्पन्न कभी नहीं होता, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। यदि इस एटम से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तभी तो इसमें आया होगा। इसका मतलब यदि अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में जो आवेश का मान है वो एक क्या होगा, नियत रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए, अगर इन दोनों को देखा जाए मिला के तो इन दोनों में फिर से उतना ही रहेगा, क्योंकि जितने इकाई का इस पर धनावेश हो गया उतने ही इकाई का इस पर ऋणावेश आ गया। अर्थात आवेश को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश की हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे हमने बताया था अभी आपको
आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश नंबर 2 ऋणावेश। तो बेसिक प्रॉपर्टी में हम बात करें, समान प्रकृति के आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है। सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझाएं, सिंपल भाषा में अगर इसको समझाऊं मैं, तो अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो वो सदैव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो लोग मिलते हैं, और दोनों ही बाय नेचर सेम जेंडर के हों, जैसे एक लड़का हो दूसरा भी लड़का हो, तो क्या वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? कभी नहीं करेंगे। चलो, जैसे एक पॉजिटिव मिल जाए और एक पॉजिटिव, यानी एक लड़का और दूसरा भी लड़का हो, तो क्या कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट, क्या कभी इस केस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हमेशा एक दूसरे से दूरी अलग रहेंगी। तो क्या रहेगा वहां पे, एक दूसरे से अलग, अर्थात उनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। अगर नेगेटिव हो, यानी कि हम बात करें एक लड़की और दूसरी भी क्या हो, लड़की हो, तब भी वो क्या रहेगी, एक दूसरे से दूर रहेंगे, अट्रैक्शन का कोई काम नहीं होगा। अगर इन केस एक लड़का हो एक लड़की हो, तब उस केस में क्या होगा, विपरीत प्रकृति के आवेश है दोनों, यानी विपरीत जेंडर के दो लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्शन ही होता है उनके बीच में। चलो ये तो फालतू की बात है, इसकी छोड़ो, हम बात करते हैं अपने आवेश की। इसे हटाओ ये सब। अगर हमारे पास सेम प्रकृति का अगर आवेश है तो वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यदि विपरीत प्रकृति का आवेश है तो उनमें आकर्षण बल लगेगा। मान लिया इसमें F फोर्स लगेगा, तो F फोर्स है, ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव हो, तब भी उनमें क्या लगेगा, आकर्षण बल ही लगेगा। यानी अगर सेम जेंडर के लोग मिलेंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अपोजिट जेंडर के लोग मिलेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखो, तो सेम आवेश की हम बात करें तो आवेश भी कैसा होगा, अपोजिट जेंडर, सॉरी जेंडर छोड़ो, जेंडर बहुत हो गया। अगर सेम समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आवेश में इसका और एक और फैक्ट की बात करें तो आवेश में, हाँ एक चीज और आपको बताऊं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या किसी स्थिति में एक पॉजिटिव, वैसे मैंने आपको बताया एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से जब मिलता है तो एक दूसरे से दूर भागता है, अर्थात उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक पॉजिटिव जब दूसरे पॉजिटिव के समीप लाया जाए तो क्या कोई ऐसी अवस्था हो सकती है कि उनके बीच आकर्षण बल लगे? मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दें। जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन का जवाब है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को आगे आने वाले क्वेश्चंस में रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।